ओके, तो हमारा अगला चैप्टर है मानव में जनन। यह चैप्टर जो है वो एग्जाम की और नॉलेज दोनों की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप समझ जाएंगे एक बार लेसन तो 100% इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले जाएंगे और आपको ढेर सारा नॉलेज भी मिलेगा। तो सबसे पहले मानव में जनन समझने से पहले हम जानते हैं कि जनन की प्रक्रिया क्या होती है। तो अगर हम देखें जनन की जो प्रक्रिया होती है उसका सीधा मतलब होता है किसी जीव द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करना, यानी किसी जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। इन सबको हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप जाकर डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो जनन का तात्पर्य होता है किसी जीव या जाति द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। अब जनन की कई विधियां होती हैं, जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हम बात करते हैं मानव में जनन की। तो जो मानव होता है वह एक कशेरुकी स्तनधारी है, यानी वर्टिब्रेट और मैमल है। इस कारण इसमें जो जनन की विधि पाई जाती है वो है लैंगिक जनन। कौन सी जनन विधि है? लैंगिक जनन। मानव में कौन सा जनन होता है? मानव में मात्र लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। अर्थात मानव जो है वो वेजिटेटिव रूप से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही कर सकता है। तो हम ये जान चुके हैं कि जो मानव होता है उसमें कौन सी जनन की विधि पाई जाती है? लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। और जो मानव होता है वो कैसा जीव है? वो एक लिंगी जीव है। वो कैसा जीव है? एक लिंगी जीव है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का अर्थ होता है ऐसे जीव जिनमें जो नर युग्मक है वो अलग किसी बॉडी पर बने और मादा युग्मक अलग किसी बॉडी पर बने। जिस बॉडी पर नर युग्मक बनता है उसे हम नर कहते हैं, यानी इससे नर युग्मक का निर्माण होगा। इतनी बात समझ आ गई। और जिस बॉडी से मादा युग्मक का निर्माण होता है उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। मादा कहते हैं। जिस बॉडी से मादा युग्मक का निर्माण होगा उसे हम मादा कहेंगे, और जहां से नर युग्मक का निर्माण होगा उसे हम नर कहेंगे। आई थिंक एक लिंगी जीव क्या होते हैं ये बात आपको समझ आ चुकी। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा लिंग अलग अलग जीवों पर उपस्थित होते हैं एक लिंगी जीव कहलाते हैं। और मानव कैसा जीव है? एक लिंगी जीव है। नर लिंग या नर जनन तंत्र अलग बॉडी पर पाया जाएगा और मादा जनन तंत्र अलग बॉडी पर पाया जाएगा। इसीलिए जो मानव होता है वो एक लिंगी होने के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इसके जो लिंगों में विभेद भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अर्थात नर व मादा को अलग अलग रूप से आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो नर होते हैं उनमें आप उनके फेस पर दाढ़ी और मूछें आदि हेयर्स देखने को पाएंगे, जबकि मादाओं में ऐसा नहीं होता है। तो नर में दाढ़ी मूछें पाई जाती हैं और जबकि मादाओं में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है जो नर होती है, नर की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, और वहीं जो महिलाएं हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ी पतली होती है नर की अपेक्षा। अगला जो है मेन अंतर वो है जो नर होते हैं उनके वक्षस्थल में बाल पाए जाते हैं, जबकि मादाओं में वक्षस्थल पर बाल नहीं पाए जाते। अगर हम अगला लक्षण देखते हैं तो अगला लक्षण होता है कि जो मानव होता है उसकी जो स्तन ग्रंथि होती है वो निष्क्रिय होती है और स्तन फूले हुए नहीं होते हैं, जबकि मादाएं जो होती हैं उनकी जो स्तन ग्रंथि होती है वो आफ्टर बेबी बर्थ क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। जो नर होगा उसमें जो स्तन ग्रंथियां हैं वो निष्क्रिय होती हैं, जबकि मादाओं में सक्रिय होती हैं। ऐसे आप बहुत सारे लक्षण देखेंगे कि नर और मादा में पाए जाते हैं। तो हमने जाना कि जो मानव है वो एक लिंगी है, इसमें नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं और उनके अलग अलग कुछ लक्षण होते हैं। बहुत सारे लक्षण मैच भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लक्षण एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। मानव होने
चूंकि दोनों मानव है इसलिए मानव वाले लक्षण दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन एक नर है और एक मादा, तो दोनों में लक्षण भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई बात इतनी कि मानव एक लिंगी है और नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि जो मानव है, तो मानव का जब लैंगिक जनन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चूंकि नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग बॉडी होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं, कहने का मतलब है, तो इनका जो जनन तंत्र होता है वो भी अलग अलग होता है। मानव में जनन के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे मानव जनन तंत्र कहते हैं। मानव जनन तंत्र कहते हैं। मानव में जनन के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग मानव जनन तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। नर में पाया जाएगा नर जनन तंत्र और मादा में पाया जाएगा मादा जनन तंत्र। इतनी बात क्लियर हो गई। मानव में जनन के लिए विशेष तंत्र पाया जाता है। पहला है नर जनन तंत्र जो नर में पाया जाएगा और मादा में पाया जाएगा मादा जनन तंत्र। अब इन्हीं को हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन कैसे होता है। सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले हमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालते हैं नर जनन तंत्र और उसको पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मानव में नर जनन तंत्र को। नर जनन तंत्र एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाई फिगर इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अभी आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो फिगर और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों आपको समझ आ जाएगा। मानव जनन तंत्र का ये कंप्लीट फिगर है जिसमें प्रत्येक अंग को दर्शाया गया है। अगर इन अंगों की स्टडी हमें करनी है तो इन्हें हम 3 भागों में मेनली बांट सकते हैं। सबसे पहला हो जाता है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जनन अंग अर्थात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग का तात्पर्य होता है ऐसा जनन अंग जो गैमीट का निर्माण करता है। तो जो नर गैमीट होता है अर्थात स्पर्म है, उसका निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में। इसलिए जो प्राथमिक जनन अंग होगा वो होगा वृषण। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस कहा जाता है। मानव के नर में एक जोड़ी कितने? एक जोड़ी गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे 2.5 सेंटीमीटर मोटे वृषण उपस्थित होते हैं। मानव के नर में एक जोड़ी गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटे वृषण उपस्थित होते हैं, जो शिशु अवस्था में उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। वृषण शिशु अवस्था में उदर गुहा में पाए जाते हैं और किसके पास? किडनी के पास ये उपस्थित रहते हैं। लेकिन वयस्क नर जब वयस्क हो जाता है तो वयस्क नर में ये वृषण कोश में आ जाते हैं। वृषण कोश में आ जाते हैं। ये फिगर में आप समझ सकते हैं, ये वृषण है और ये उसके चारों ओर वृषण कोश होता है और ये उदर गुहा के नीचे शीशन के पास पाए जाते हैं एक जोड़ी वृषण, जो किसमें उपस्थित होते हैं? वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। शरीर के बाहर पाए जाने का मुख्य कारण है टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसका निर्माण शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है। इसलिए वृषण कोश जो होता है वो वृषण का टेम्परेचर हमेशा शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वृषण कोश होता है वो वृषण का टेम्परेचर कितना मेंटेन रखता है? तो शरीर का जो भी टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम। जो वृषण होता है वो मेनली बना होता है
जनन नलिकाओं से, किससे बना होता है? जनन नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं जनन कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, या मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, इनसे ही निर्माण होता है स्पर्म का। इनसे ही किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। तो हमने समझा कि जो प्राथमिक जनन अंग है नर जनन तंत्र का, वो है वृषण। वृषण कहाँ पाए जाते हैं? शिशन के पास, उदर गुहा के नीचे। एक जोड़ी गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे और लगभग 20 से 25 ग्राम वजन के एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं। वृषण की जो इकाई है वो है जनन नलिकाएं, अर्थात जनन नलिकाओं से बना होता है। जनन नलिकाओं में उपस्थित होती हैं जनन कोशिकाएं, जो कि स्पर्म का निर्माण करती हैं। साथ साथ में वृषण में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स ये क्या करती हैं? ये स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रदान करती हैं, अर्थात उसके पोषण में सहायक होती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? स्पर्म के पोषण में सहायक होती हैं। और इन्हीं के बीच में एक विशेष प्रकार की और भी सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, और ये एक विशेष प्रकार का नर हार्मोन स्रावित करती हैं, जिनसे लैंगिक लक्षण आगे चल करके विकसित होते हैं, जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट जरूर समझ आ चुका है। फिगर आप देख सकते हैं, ये है नर जनन तंत्र का फिगर। इसको हम लोगों ने मेनली 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहला है प्राथमिक जनन अंग। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो है वो सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग को कहते हैं एसेसरी सेक्स आर्गन। एसेसरी सेक्स आर्गन वह आर्गन्स होते हैं जो गैमीट्स का निर्माण तो नहीं करते, लेकिन गैमीट के पोषण और चलन के लिए सहायक होते हैं। ये गैमीट का संग्रहण भी करते हैं। तो अगर हम देखें यही फिगर से, अगर हम देखें ध्यान से, एक बार फिगर को समझ लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक को हम समझते हैं। तो यहाँ ये वृषण है, और वृषण में पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें कहते हैं जनन कोशिकाएं, और वो स्पर्म का निर्माण इसके अंदर करती हैं। इसको हम लोग आगे जब युग्मक जनन पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो वृषण में निर्माण होने के बाद जो ये शुक्र वाहिकाएं होती हैं, वृषण में निर्माण होने के बाद, स्पर्म के निर्माण होने के बाद शुक्र वाहिकाएं आगे आकर के कुंडलित एक संरचना का निर्माण कर लेती हैं, जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस में ही कुछ समय के लिए स्पर्म जो है वो स्टोर रहता है और मैच्योर होता है, और इसके बाद वो शुक्रवाहिनी में जा प्रवेश करता है, और शुक्रवाहिनी से होता हुआ आगे चल करके शुक्राशय में स्टोर होता है। और शुक्राशय के पास ही 2 विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। और इन ग्रंथियों से आगे चलते हुए ये सिक्रीशन सिक्रीट करेंगी, इनको हम अभी पढ़ रहे हैं। और आगे चल करके ये मूत्र मार्ग के थ्रू आगे चल के शिशन के आगे बिंदु पार्ट से जो बाहर की ओपनिंग अपर्चर है, उससे बाहर की ओर निकल जाता है योनि द्वार में, जब ये सिक्रीट होता है। तो हम बात कर रहे थे सहायक जनन अंग। तो सबसे पहला सहायक जनन अंग होगा, सबसे पहला सहायक जनन अंग है शुक्र वाहिका। क्या है? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया वृषण से आगे की ओर मार्ग
प्रदान करती है और ये पतली पतली बहुत ही महीन नलिकाएं होती हैं जो आगे चलकर एक कुंडलित संरचना का निर्माण कर लेती हैं और इस कुंडलित संरचना को कहा जाता है एपिडिडाइमस अर्थात अधिवृषण। अधिवृषण जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, इसमें बहुत सारी शुक्र वाहिकाएं उपस्थित होती हैं जो एक कुंडलित संरचना का निर्माण कर लेती हैं और शुक्र वाहिकाओं से लाया गया स्पर्म इसमें क्या होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, इसमें परिपक्व होता है और संरक्षित रहता है और साथ साथ में इसका पोषण भी यहाँ पर होता है। तो ये कार्य होता है अधिवर्षण का। अधिवर्षण के बाद जो स्पर्म है वो पहुंचता है तीसरे सहायक जननांग में जिसका नाम है शुक्रवाहिनी। क्या नाम है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस एक पतली नलिका होती है जो आगे चलकर स्पर्म के लिए एक मार्ग प्रदान करती है और आगे जा करके वो किस में जुड़ जाती है, शुक्राशय में जुड़ जाती है और शुक्राशय का निर्माण कर लेती है। तो ये एक मार्ग प्रदान करती है और आगे चल करके शुक्राशय का निर्माण करती है। तो जो चौथी हेडिंग होगी वो होगी शुक्राशय। क्या होगी, शुक्राशय। शुक्राशय को इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसाइकिल। क्या कहते हैं, सेमिनल वेसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल वेसाइकिल। और यहाँ इसकी संरचना आप देख सकते हैं। ये क्या करता है, रिजर्वायर की तरह तो कार्य नहीं करता लेकिन ये संरक्षित करता है स्पर्म को और पोषित भी करता है। शुक्राशय स्पर्म को संरक्षित करता है और पोषित करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब शुक्राशय से होता हुआ शुक्राणु यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस के द्वारा मादा योनि में प्रवेश करता है। तो अगली हेडिंग हो जाएगी यूरेथ्रा। यह एक पाथ का निर्माण करता है या मार्ग का निर्माण करता है या मार्ग होता है ये जिसके द्वारा आगे चल करके स्पर्म रिलीज होता है। और लास्ट जो हेडिंग होगी वो है शिशन या पेनिस। यह एक विशेष प्रकार का बेलनाकार मैथुन अंग होता है जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है और इसके हेल्प से ही नर अपना स्पर्म मादा योनि में प्रवेश करवा पाता है। तो ये हो गया सहायक जननांग। अब हम तीसरी हेडिंग देख लेते हैं। तीसरी हेडिंग है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां मेनली 2 होती हैं। सबसे पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी है काउपर ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां जो होती हैं वो एल्कलाइन अर्थात क्षारीय लुब्रिकेंट को सिक्रीट करती हैं जो वीर्य का निर्माण करता है। और वीर्य एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें स्पर्म जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। वीर्य क्षारीय होता है जिस कारण हेल्पफुल रहता है वेजाइनल पार्ट में जो एसिडिक है उसको एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि जो नर जनन तंत्र है उसको हम लोग मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक जननांग, दूसरा है सहायक जननांग और तीसरा है सहायक ग्रंथियां। एक बार फिगर में पुनः समझा देता हूँ। फिगर में आप देख सकते हैं जो मुख्य जननांग है वो होते हैं वृषण जो कि उदर गुहा के नीचे शिशन के दोनों तरफ पाए जाते हैं और इनसे ही स्पर्म का निर्माण होता है और वो स्पर्म शुक्र वाहिकाओं से होता हुआ पहुंचता है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से पहुंचता है वास डिफरेंस में और इसके बाद फिर पहुंचता है सेमिनल वेसाइकिल में और फिर यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के थ्रू वेजाइनल मार्ग में प्रवेश कर जाता है। तो ये हो गया है नर जनन तंत्र।
अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र।